अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारा जो चैप्टर है एनालाइजिंग बिजनेस मार्केट एंड बिजनेस बाइंग बिहेवियर। बुनियादी तौर पे जो बिजनेस के अंदर परचेजिंग होती है वो दो तरह की होती है। एक होती है कंज्यूमर बाइंग और एक होती है बिजनेस बाइंग। तो लास्ट क्लास में हमने डिटेल में डिस्कस किया कि हम किस तरीके से कंज्यूमर मार्केट को एनालाइज कर सकते हैं, कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर को ऑब्जर्व कर सकते हैं। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे बिजनेस मार्केट एंड बिजनेस बाइंग बिहेवियर कि बिजनेस मार्केट कैसी होती है और बिजनेस बाइंग बिहेवियर कैसा होता है। इसके अंदर जो हमारे सबसे पहले है ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग। बिजनेस जहाँ पे एग्जीक्यूट होता है वो ऑर्गेनाइजेशन होती है और ऑर्गेनाइजेशन की बाइंग जो होती है वो बिजनेस बाइंग कहलाती है। तो ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग के अंदर दिस इज द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बाय विच फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस establish the need for purchase product and services and identify, evaluate and choose among alternative brand and supplier। तो ऑर्गेनाइजेशन के जो बाइंग होती है, ऑर्गेनाइजेशन का जो बाइंग प्रोसेस होता है उसमें डिसीजन मेकिंग के अंदर जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश होती है किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी ब्रांड या किसी भी सर्विस से रिलेटेड, उसके अंदर जो है हमारे मुख्तलिफ ऑल्टरनेटिव मौजूद होते हैं। उन अल्टरनेटिव को सेलेक्ट करने के लिए हम जो डिसीजन मेकिंग करते हैं ये हमारा ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग प्रोसेस कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, rather than manufacture the part themselves, computer manufacturer often buy computer parts and put them together to create a finished product। बहुत सारी प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जिसमें प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर उस प्रोडक्ट के हर पार्ट्स को खुद प्रोड्यूस या मैन्युफैक्चर नहीं करता, बल्कि वो मार्केट से डिफरेंट पार्ट्स को परचेज करके अपनी प्रोडक्ट में उसको ऐड करके फिनिश गुड्स तैयार करता है। इसकी एक नोबल एग्जांपल कंप्यूटर है कि कंप्यूटर बनाने के अंदर जो कंपनी हार्डवेयर के मुख्तलिफ पार्ट्स हैं वो डिफरेंट कंपनी से परचेज करती है और उसको अपनी प्रोडक्ट का पार्ट हिस्सा बनाकर ऐड करके एक फिनिश कंप्यूटर तैयार कर लिया जाता है। ऐसी कंडीशन में एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग नेचर बिजनेस को भी टाइम टू टाइम बहुत सारी परचेजिंग करनी होती है और यहाँ पर हमें देखना होता है कि उनके परचेजिंग बिहेवियर क्या होते हैं। यहाँ पर हम अगर डिफ्रेंशिएट करें बिजनेस मार्केट एंड कंज्यूमर मार्केट को, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिजनेस मार्केट एंड कंज्यूमर मार्केट। तो सबसे पहले देखते हैं फॉर यूज इन द ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन टू मैन्युफैक्चर अदर प्रोडक्ट फॉर रीसेल टू द अदर। जो बिजनेस परचेसिंग या बिजनेस बाइंग होती है वो डिफरेंट ऑपरेशन ऑफ बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न या प्रोडक्ट या रीसेल कंसर्न। ये तमाम कहलाती हैं ऑर्गेनाइजेशनल प्रोडक्ट। फॉर पर्सनल और हाउस होल्ड यूज, यानी जो इंडिविजुअल कोई पर्सन अपने पर्सनल यूज और हाउस होल्ड के लिए लेता है उसे कहते हैं कंज्यूमर प्रोडक्ट। तो बुनियादी तौर पे जो डिवाइड करते हैं प्रोडक्ट को, एक कहलाती है इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल प्रोडक्ट और एक कहलाती है कंज्यूमर प्रोडक्ट। तो कंज्यूमर प्रोडक्ट जब हम बात करते हैं तो वो कंज्यूमर मार्केट की तरफ चले जाते हैं और जब ऑर्गेनाइजेशनल प्रोडक्ट की बात करते हैं तो वो ऑर्गेनाइजेशन मार्केट की तरफ चले जाते हैं। अब हम बात करेंगे बिजनेस मार्केट। बिजनेस मार्केट consists of all organizations that acquire goods and services used in the production of other product or services that are sold, rented or supplied to other। बिजनेस मार्केट जो है वो कंसिस्ट करती है ऑर्गेनाइजेशन जो एक्वायर करती है डिफरेंट गुड्स एंड डिफरेंट सर्विस इस्तेमाल के लिए एंड प्रोडक्शन अदर प्रोडक्ट और डिफरेंट अदर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए कंपोनेंट्स ऑफ प्रोडक्ट जो परचेज करती है या रेंट पे लेती है डिफरेंट सप्लाई एंड अदर, ये कहलाती है बिजनेस मार्केट। एग्जांपल, मेटल बाय एवरीथिंग फ्रॉम अ प्लास्टिक टू पेंट प्रोड्यूस टॉयज। एक टॉयज बनाने वाली कंपनी जो है डिफरेंट पार्ट्स खरीदती है, प्लास्टिक खरीदती है, कलर्स खरीदती है, किस लिए? ताकि वो टॉयज को फिनिश गुड्स में डाइवर्ट कर सके। तो वो जो डिफरेंट पार्ट्स
फॉर मेकिंग एनी प्रोडक्ट परचेज करती है तो ये हमारे लिए कहलाती है कमर्शियल बाइंग, जिसको हम बिजनेस मार्केट कहते हैं। उसके बाद हमारे पास है फीवर बायर लार्जर बायर्स, लेस बट बेटर। Fewer buyer business market normally deal with the fewer buyer than do consumer marketers. Larger buyer for a few larger firm do most of the purchasing in the many industries. तो हमारे पास बिजनेस मार्केट के अंदर दो कंडीशन होती है, एक होती है फीवर बायर और एक होती है लार्जर बायर। फीवर बायर्स वो कंडीशन होती है जिसमें मार्केट जो है नॉर्मली डील करती है चंद सेलेक्टेड कस्टमर के साथ और अपनी तमाम प्रोडक्शन उन सिलेक्टेड कस्टमर को सेल कर देती है और सिलेक्टेड कस्टमर उस पूरी डिमांड को पूरा कर लेते हैं। लार्जर बायर वो कंडीशन होती है जिसमें बायर्स बहुत ज्यादा होते हैं और सिलेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन जो है लार्जर बायर की डिमांड को पूरा करती हैं और इस तरह जो है एक लार्ज वैरायटी ऑफ परचेजिंग होती है इंडस्ट्रियल लेवल पर। तो या तो सिलेक्टेड बायर होते हैं यानी बायर की क्वांटिटी कम होती है, ये लार्जर बायर होते हैं बायर्स की क्वांटिटी ज्यादा होती है। उसके बाद हमारे पास है क्लोज सप्लायर कस्टमर रिलेशनशिप। ये जो बिजनेस मार्केट होती है या बिजनेस बाइंग प्रोसेस होता है, इसके अंदर रिलेशनशिप की इंपॉर्टेंस और बढ़ जाती है और यहाँ कस्टमर रिलेशनशिप की वैल्यू मजीद बढ़कर सामने आती है। बिजनेस मार्केट रिलेशनशिप इज ऑफन आर मोर कॉम्प्लेक्स। बिजनेस मार्केट की जो रिलेशनशिप है ये नॉर्मली जो मोर कॉम्प्लेक्स होते हैं एज कम्पेयर टू कंज्यूमर मार्केट। यानी जो कंज्यूमर रिलेशनशिप होते हैं उसके मुकाबले में यहाँ पे रिलेशनशिप चैलेंजिंग भी होते हैं, डिफरेंट भी होते हैं। एंड दे रिक्वायर सुपीरियर कम्युनिकेशन अमंग द ऑर्गेनाइजेशन पर्सन। और इनकी जो रिक्वायरमेंट होती है कंज्यूमर रिलेशनशिप के कंपैरेटिवली ज्यादा होती है और यहाँ पे बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट और स्किलफुल कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है ताकि इन रिलेशनशिप को क्रिएट किया जा सके, रिटेन किया जा सके और लॉयल्टी लेवल पर ले जाया जा सके। तो कंज्यूमर रिलेशनशिप डेवलप करना कंपैरेटिवली आसान होता है और रिटेन करना आसान होता है, जबकि बिजनेस रिलेशनशिप को डेवलप करना चैलेंजिंग होता है और इसको रिटेन करना मोर चैलेंजिंग होता है। सेकंड बेसिक एम हेयर इज लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। बिजनेस मार्केट के अंदर जो हम अपने कस्टमर के साथ रिलेशनशिप क्रिएट करना चाहते हैं उसका जो मेन मकसद होता है ताकि लॉन्ग टर्म बेसिस पे उसको सर्व कर सके, उसको रिटेन कर सकें, उसको डील कर सकें ताकि फ्यूचर में प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना पॉसिबल हो सके। फोर्थ हमारे पास थर्ड हमारे पास ऑप्शन है प्राइमरी गोल ऑफ बिजनेस मार्केट रिलेशनशिप इज टू प्रोवाइड एडवांटेजेस, लोअर प्राइस, क्विकर डिलीवरी, बेटर क्वालिटी and reliability, customized product feature, more favorable financing term and so on। जो बुनियादी तौर पर बिजनेस मार्केट रिलेशनशिप को डेवलप करने का एडवांटेजेस हैं उसमें सबसे बड़ा एडवांटेज है लोअर प्राइस, ताकि लोअर प्राइस पे बेहतर क्वालिटी हासिल की जा सके, अचीव की जा सके। क्विकर डिलीवरी, और जब डिलीवरी करने वाले सप्लायर जो है लिमिटेड हो तो यहाँ रिलेशनशिप के एडवांटेज और बढ़ जाते हैं। बेटर क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी, जो प्रोडक्ट परचेज की जा रही है उसकी क्वालिटी और उसकी रिलायबिलिटी बढ़ जाए, यानी क्वालिटी इंप्रूव हो और रिलायबिलिटी उसकी लाइफ साइकिल में इजाफा हो जाए। उसके बाद कस्टमाइज प्रोडक्ट फीचर्स, और प्रोडक्ट के जो फीचर है उसको कस्टमाइज किया जा सके मजीद बेनिफिट में इजाफा करने के लिए। मोर फेवरेबल फाइनेंसिंग टर्म सो ऑन, और वो तमाम फाइनेंसिंग टर्म जो मोर ज्यादा फेवरेबल हो उनकी अरेंजमेंट, उनकी एक्विजिशन, उनकी अवेलेबिलिटी की जा सके। तो ये इंपॉर्टेंस है बिजनेस मार्केट के अंदर कस्टमर रिलेशनशिप की। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास है ज्योग्राफिकली कंसंट्रेटेड बायर्स। Certain industry located in particular areas to be close to the customer।
बिजनेस इंडस्ट्रीज, ये जो हैवी इंडस्ट्रीज होती है, जो इंडस्ट्रियल गुड्स में डील करती है, जो बिजनेस मार्केट को कवर करती है, इनकी जो टेरिटरी, जो जियोग्राफिकल लोकेशन होती है, वो क्लोज होती है अपने कस्टमर्स के, concentrated by geographically concentration of producer help to reduce selling cost। और जब हम बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन करते हैं अपने जियोग्राफिकली लोकेशन के ऊपर, और अब जब हम नियरेस्ट होते हैं अपने कस्टमर के, तो ये रीजन बनती है हमारी सेलिंग कॉस्ट को रिड्यूस करने के, और इस तरह हम अपनी सेलिंग कॉस्ट को मिनिमाइज करने में कामयाब हो जाते हैं। थर्ड, business marketer need to closely monitor regional shift of certain industries। बिजनेस मार्केटर जो है उसको जरूरत होती है डीप मॉनिटरिंग की, कि वो मॉनिटर करता है और रीजनल शिफ्ट ऑफ सर्टेन इंडस्ट्री, अब किस तरह हम शिफ्ट कर सकें किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री को। सेलिंग कॉस्ट आर रिड्यूस विद द जियोग्राफिकल कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोड्यूसर, और हम अपनी सेलिंग कॉस्ट को मिनिमम लेवल पर लाने में कामयाब हो जाते हैं जब हम फोकस करते हैं, ज्योग्राफिकली कंसंट्रेशन करते हैं अपने प्रोड्यूसर्स की। तो ये डिस्टेंस कम होने की वजह से ऑटोमेटिकली जो सेलिंग कॉस्ट है वो मिनिमम लेवल पर आ जाती है। फिर उसके बाद है हमारे पर ड्राइव डिमांड। ड्राइव डिमांड की अगर हम बात करें तो ड्राइव डिमांड रेफर टू द linkage between the demand for the company's output and its purchases of the resources such as machinery, component, supplier and raw material। तो जो बिजनेस मार्केट है ये ड्राइव करती है डिमांड को, और इसके अंदर जो हमारी रिसोर्सेज होती हैं, मशीनरी होती है, कंपोनेंट्स होते हैं, सप्लायर होते हैं, रॉ मटेरियल होते हैं, हम इनसे जो है लिंकेजेस के जरिए जो है अपनी डिमांड को ड्राइव करते हैं और इस तरह अपने आउटपुट को एग्जीक्यूट करते हैं। As the demand for the computer microprocessor chip derive from the demand for the personal computer। एग्जाम्पल के तौर पे एक कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर की जो चिप डिलीवर की जाती है सप्लायर की जानिब से, वो डिपेंड करती है डिमांड फॉर द पर्सनल कंप्यूटर, कि जितनी क्वांटिटी में कंप्यूटर तैयार होगी उतनी क्वांटिटी में चिप की डिमांड बढ़ेगी, और जितनी कम क्वांटिटी में तैयार होगी उतनी चिप की डिमांड कम होगी। तो ये वेरी करती है डिमांड टू डिमांड। नेक्स्ट, इनलास्टिक डिमांड। Demand throughout an industry will not change significantly due to the price changes। बिजनेस मार्केट के अंदर जो हमारी बिजनेस प्रोडक्ट्स की डीलिंग होती है ये इनलास्टिक डिमांड रखती हैं, और इसमें प्राइस के इंक्रीज और डिक्रीज होने से, प्राइस के चेंज होने से डिमांड के अंदर जो है सिग्निफिकेंटली कोई चेंज नहीं आता, डिमांड रिमेन कांस्टेंट रहती है। एग्जाम्पल के तौर पे, if the price of the lumber drops, a construction firm will not necessarily buy more numbers from its supplier unless an other factor such as low mortgage interest rate causes more consumers to purchase new home। तो अगर इसकी एग्जाम्पल के तौर पे हमने देखी कि अगर किसी नंबर्स की प्राइस ड्रॉप हो जाए तो इससे इसके कंजम्पशन में इजाफा नहीं होगा अनलेस एंड अनटिल जब तक लोग जो है नए होम परचेज करने के लिए एग्री ना हो। जब तक फर्दर आगे उसकी डिमांड नहीं बढ़ेगी उस वक्त तक यहाँ कंजम्पशन में इजाफा
नहीं होगा चाहे प्राइस रिड्यूस। जबकि कंज्यूमर मार्केट या कंज्यूमर गुड्स में ये ट्रेंड देखा गया है कि जब प्राइस कम होती है तो प्रोडक्ट का कंजम्पशन बढ़ जाता है, और जब प्राइस बढ़ती है तो प्रोडक्ट का कंजम्पशन कम हो जाता है। लेकिन बिजनेस मार्केट के अंदर प्राइस के इंक्रीज और डिक्रीज होने से उसके कंजम्पशन पे उस वक्त तक फर्क नहीं पड़ता जब तक अदर अजम्पशन मौजूद ना हो और अदर फैक्टर इन्वॉल्व ना हो। उस वक्त तक हमारी जो है ये डिमांड जो है इनलास्टिक रहती है, यानी प्राइस इस पे इतना इन्फ्लुएंस नहीं करता। नेक्स्ट हमारे पास है फ्लक्चुएटिंग डिमांड। फ्लक्चुएटिंग डिमांड के अंदर ड्राइव डिमांड क्रिएट वोलेटिलिटी in business market demand. This happen when the demand for the business goods and services tend to be more volatile than the demand for the consumer goods and services. फ्लक्चुएटिंग डिमांड की कंडीशन ये है जब ड्राइव डिमांड क्रिएट होती है वोलेटिलिटी इन बिजनेस, किसी भी बिजनेस मार्केट के अंदर ये वो कंडीशन या ये सिचुएशन होती है जिसमें डिमांड ऑफ द बिजनेस गुड्स एंड सर्विसेज जो है more volatile than the demand of the consumer goods and service। जब किसी बिजनेस प्रोडक्ट की डिमांड कंज्यूमर प्रोडक्ट से भी ज्यादा बढ़ जाए तो ये वो कंडीशन होती है जिसमें फ्लक्चुएटिंग डिमांड होती है, डिमांड वेरी करती चेंज होती है। एग्जाम्पल, अज्यूम द सेल्स वॉल्यूम ऑफ द गैसोलाइन retailer is increasing at the annual rate of 5%. Now suppose the demand for this gasoline brand slow to the 3% annual increase. This slowdown might pursue the firm to keep its current gasoline pumps and replace them only market condition improve। तो इस एग्जाम्पल के जरिए हम किसी भी बिजनेस प्रोडक्ट की फ्लक्चुएटिंग डिमांड का अंदाजा लगा सकते हैं कि जब किसी प्रोडक्ट की एनुअली एक ट्रेंड नजर आ रहा है कि गैसोलाइन की डिमांड में 5% ग्रेजुअली इजाफा हो रहा है, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली अगर वो इंक्रीमेंट बजाय 5% के 3% कम हो जाए, तो इस कंडीशन में जो ये फ्लक्चुएटिंग डिमांड है तो एक ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से अपनी कंडीशन को इम्प्रूव कर सकती है, तो ये हमारे पास कहलाता है फ्लक्चुएटिंग डिमांड। फिर उसके बाद हमारे पास है प्रोफेशनल परचेजिंग। इन द बिजनेस मार्केट द purchases are often made by the trained purchasing official। Purchasing policies, constraints, requirement act are to be followed। इन द बिजनेस मार्केट के अंदर जो परचेजिंग जनरली ऑफनली होती है उसमें जो परचेजिंग को एग्जीक्यूट करने वाले स्टाफ और वर्कर होते हैं वो वेल ट्रेंड होते हैं, वेल एक्सपीरियंस होते हैं, वेल नॉलेजेबल होते हैं ऑफिशियल। और परचेजिंग पॉलिसीज डेवलप होती हैं, कॉन्स्टेंट होती हैं, रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिनको फॉलो करके बिजनेस मार्केट में बिजनेस परचेजिंग की जाती है। जबकि कंज्यूमर परचेजिंग के अंदर कंज्यूमर अक्सर लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, अनएक्सपीरियंस होते हैं, जबकि प्रोफेशनल परचेजिंग के अंदर इनकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। सम कंपनीज designate centralized purchasing department to save the entire firm and other allow each unit to handle its own buying। अक्सर ऑर्गेनाइजेशन जो अडॉप्ट करती है परचेजिंग स्ट्रेटेजी वो होती है सेंट्रलाइज स्ट्रेटेजी। डिपार्टमेंट बना दिए जाते हैं जिनका काम होता है ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेंट्रलाइज परचेजिंग करना, और हर यूनिट जो हैंडल करता है ओन बाइंग, और इसमें हर यूनिट की जो परचेजिंग होती है सेंट्रलाइज लेवल पे ओन बाइंग होती है। अ सप्लायर में डील विद वन परचेजिंग एजेंट और सेवरल डिसीजन मार्केट मेकर at the various level। Each of these structures result in different buying behavior। ऐसी कंडीशन में जो सप्लायर है वो डील करता है परचेजिंग एजेंट से और सेवरल डिसीजन मेकर से, जो कई डिसीजन मेकर है उसमें इन्वॉल्व होते हैं मुख्तलिफ लेवल के ऊपर, जिसकी बुनियाद पर डील कामयाब और एग्जीक्यूट होती है और इस तरह परचेजिंग कंप्लीट होती है। यहाँ पे एग्जांपल है रिक्वेस्ट फॉर द
कोटेशन, प्रपोजल एंड परचेजेस कॉन्ट्रैक्ट। यानी प्रोफेशनल परचेजिंग जो है वो कई मरहल से गुजरती है। पहला मरहला आता है कोटेशन का, जिसमें कोटेशन ऑफर्स की जाती है, फिर प्रपोजल दिए जाते हैं, फिर परचेजिंग कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो ये डायरेक्ट परचेजिंग जो होती है ये मुख्तलिफ मराहिल से गुजर के परचेजिंग होती है। फिर उसके बाद हमारे पास है सेवरल बाइंग इन्फ्लुएंसेस। मोर पीपल टिपिकली इन्फ्लुएंसेस बिजनेस बाइंग डिसीजन। बिजनेस बाइंग डिसीजन के अंदर कई लोगों का इन्फ्लुएंस शामिल होता है। बाइंग committees are common in the purchase of major goods. Marketers have to send well-trained sales reps and often sales team to deal with these well-trained buyers. तो नॉर्मली जो हमारे प्रोफेशनल और बिजनेस मार्केट के अंदर हमारे सेलर्स होते हैं, उनकी एक्सपर्टीज, उनके एक्सपीरियंस और उनके वेल ट्रेंड होने की इम्पोर्टेंस और बढ़ जाती है, क्योंकि वो जिन कस्टमर को डील करने जाते हैं वो कस्टमर जो है ऑलरेडी वेल ट्रेंड होते हैं, नॉलेजेबल होते हैं, इंफॉर्मेटिव होते हैं, और उनको डील करना एक अनएक्सपीरियंस और लैक ऑफ नॉलेज पीपल की बस की बात नहीं होती। इसकी एग्जांपल हमारे पास मौजूद है। मेटल सप्लायर लिफ्ट Docs uses an account management approach to reach all the key people who influence business buying decision in customer organization। मेटल सप्लायर जो कि सप्लायर होते हैं वो कोशिश करते हैं अप्रोच करने को मैनेजमेंट के उन तमाम लोगों को जो कि बिजनेस बाइंग के अंदर इन्फ्लुएंस रखते हैं, और उनकी अप्रोच के बगैर कभी भी बिजनेस डील कंप्लीट नहीं हो सकती। Multiple sales calls, larger sales cycle, often measured in years for larger projects. Average industrial sales take 4 sales calls to close. तो larger sales cycle often जो measure किए जाते हैं in a year are the larger project average industrial sale take for sales calls to close. In case of the capital equipment sales of the large project, it many take many attempts to fund a project, and the sales cycle between the quoting a job and delivering a product। जितनी भी कैपिटल इक्विपमेंट और सेल्स प्रोडक्ट्स होती हैं जिनकी सेल्स होती है लार्जर प्रोजेक्ट्स के अंदर, इट में टेक मैनी अटेम्प्ट, इसमें कई अटेम्प्ट से गुजरना पड़ता है, एंड फंड द प्रोजेक्ट सेल्स और प्रोजेक्ट सेल्स साइकिल से बिटवीन कोटेशन टू द डिलीवरिंग प्रोडक्ट। जो कोटेशन से मरहला शुरू होता है और डिलीवरिंग प्रोडक्ट पर जाकर एंड होता है, तो स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस से गुजर के ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होती है, और इसके अंदर टाइम का भी कंजम्पशन बढ़ता है, और इसके अंदर कंसंट्रेशन के कंजम्पशन में भी इजाफा होता है। डायरेक्ट परचेजिंग हमारे पास एक ऑप्शन है। Direct purchasing, business buyer often buy direct from the manufacturer rather than throughout the intermediator। आमतौर पर बिजनेस मार्केट के अंदर जो ट्रेंड है वो इनडायरेक्ट चैनल की बजाय डायरेक्ट चैनल को यूज करने का होता है। बुनियादी तौर पर इंडस्ट्रीज और बिजनेस के अंदर दो चैनल होते हैं, एक होता है डायरेक्ट चैनल और एक होता है इनडायरेक्ट चैनल। इनडायरेक्ट चैनल हम उसे कहते हैं जिसमें सेलर और बायर के दरमियान में डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जिनको हम इंटरमीडिएट कहते हैं, मिडिल मैन कहते हैं, जैसे कि होलसेलर, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, इंपोर्टर, एक्सपोर्टर, ब्रोकर, एजेंट्स। तो इनडायरेक्ट चैनल में इनमें से दो तीन या इनसे ज्यादा तीन चार इंटरनेशनल ट्रेड में ये मिडिल मैन बढ़ जाते हैं, तो ये कहलाते हैं इनडायरेक्ट चैनल। यानी सेलर प्रोड्यूसर कभी भी अपनी प्रोडक्ट डायरेक्ट कंज्यूमर से डील नहीं करता, बल्कि इन मिडिल मैन के जरिए फुल ऑफ प्रोडक्ट रन करता है। डायरेक्ट चैनल उसे कहते हैं जिसमें प्रोड्यूसर और कंज्यूमर आमने सामने होते हैं, और एक प्रोड्यूसर डायरेक्ट कंज्यूमर को यानी डायरेक्ट यूजर को प्रोडक्ट सेल करता है। तो ये दोनों डायरेक्ट इनडायरेक्ट चैनल का ट्रेंड हम देखते हैं कि कंज्यूमर मार्केट में ज्यादातर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को
मैनेज किया जाता है इनडायरेक्ट चैनल के जरिए, जबकि बिजनेस मार्केट और बिजनेस प्रोडक्ट को ज्यादातर हैंडल और डील मैनेज किया जाता है इनडायरेक्ट चैनल के जरिए। तो इनडायरेक्ट चैनल वो चैनल होता है जिसमें बिजनेस बायर ऑफन बाय डायरेक्ट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर रादर देन थ्रू आउट द इंटरमीडिएटर। यानी डायरेक्ट मैन्युफैक्चर से वो खरीदते हैं बजाय किसी मिडिल मैन, होलसेलर या ब्रोकर या इंपोर्टर एक्सपोर्टर के। एग्जाम्पल इसकी हमारे पास है मैन फ्रेमिस एयरक्राफ्ट एक्ट। जब कोई ऑर्गेनाइजेशन एयरक्राफ्ट खरीदती है तो बजाय मिडिल मैन के डायरेक्ट मैन्युफैक्चर से परचेज करती है, क्योंकि ये कंज्यूमर बाइंग नहीं, बिजनेस बाइंग होती है। एक और हमारे पास भी बिजनेस बाइंग के अंदर हमारे पास एक ऑप्शन होता है जिसको हम कहते हैं रेसिप्रोसिटी। रेसिप्रोसिटी एक ट्रेडिशनल हमारे पास प्रैक्टिस है फॉर परचेजिंग, जिसके अंदर आमतौर पे कैश इन्वॉल्व नहीं होता। इसमें होता है बाय समथिंग, जिसमें बायर और सेलर एक दूसरे से बजाय कैश डीलिंग करने के एक दूसरे से एक्सचेंज ऑफ गुड्स और एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज करके अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा कर लेते हैं। इसको कहते हैं रेसिप्रोसिटी। Business buyer often select supplier who also buy from them। यानी अक्सर बिजनेस बायर ऐसे सप्लायर को सिलेक्ट करता है जो हमें हमारी डिमांड के मुताबिक, हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक गुड्स एंड सर्विसेज दे और फिर पेमेंट में हमसे हमारी प्रोडक्ट एंड सर्विस ले ले। इसकी एग्जांपल है कि एक फर्नीचर बनाने वाली ऑर्गेनाइजेशन जिससे वुड खरीदती है, रॉ मटेरियल खरीदती है, वो ऐसे सप्लायर को सिलेक्ट करे जो बजाय पेमेंट में कैश लेने के बल्कि अगेंस्ट ऑफ डिलीवरी ऑफ वुड एंड मटेरियल फिनिश फर्नीचर वो उनसे परचेज कर ले। यानी आप हमसे खरीदें, हम आपसे खरीदें। ये कहलाती है रेसिप्रोकल बाइंग, जिसको हम कहते हैं रेसिप्रोकल। A practices of buying from supplier who are also customer is a controversial practices in the number of the procurement situation। ये अक्सर कंट्रोवर्शियल बन जाती है। इसके अंदर पेचीदगियां, चैलेंजेस बढ़ जाती हैं जब हम अपने ही सप्लायर को बजाय पेमेंट करने के अपनी फिनिश प्रोडक्ट सेल करते हैं। तो इसमें एक दूसरे को सेटिस्फाई करना मुश्किल हो जाता है। इसमें मोड ऑफ पेमेंट की डिटर्मिनेशन मुश्किल हो जाती है। यानी मुख्तसर इसके अंदर चैलेंजेस ज्यादा होते हैं। An office manufacturer may favor a particular supplier of the components parts if the supplier has recently made a major purchases of the manufacture of the product। एग्जाम्पल इस यहाँ पे हम देख सकते हैं एक ऑफिस के मैन्युफैक्चर जो है फेवर पर्टिकुलर सप्लायर को जो डील करते हैं कंपोनेंट पार्ट से रिलेटेड। इफ द सप्लायर हैड रिसेंटली मेड अ मेजर परचेज, अगर सप्लायर ने रिसेंटली मेजर परचेजेस किए हैं मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट की जो उनकी मैन्युफैक्चर्ड है, तो ये एक आइडियल एग्जांपल होती है रेसिप्रोसिटी यानी रेसिप्रोकल बाइंग की। उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन आता है लीजिंग। लीजिंग वो तरीकाकार ऑफ परचेजिंग है जो आमतौर पे ऐसी प्रोडक्ट के अंदर यूज होता है जिनकी वैल्यू बहुत ज्यादा हाई हो, जिनकी प्राइस बहुत ज्यादा हाई हो, जिसको कोई वन सिंगल पेमेंट मोड ऑफ पेमेंट के जरिए परचेज ना कर सके, तो यहाँ पे हमें सहारा लेना पड़ता है लीजिंग का। लीजिंग इज अ प्रोसेस बाय विच अ फर्म कैन ऑब्टेन द यूजेस ऑफ द सर्टेन फिक्स एसेट्स फॉर विच इट मस्ट पे अ सीरीज ऑफ द कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियोडिक और टैक्स डिडक्टेबल पेमेंट्स। ये वो तरीक़ाकार है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन जो है एसेट्स को परचेज करती है अपने यूज करने के लिए। फिक्स नॉर्मली फिक्स एसेट्स जो लीजिंग के तौर पे लीजिंग प्रोसेस के जरिए परचेज की जाते हैं, क्योंकि उनकी वैल्यू बहुत हाई होती है, उनकी प्राइस बहुत ज्यादा होती है। फिक्स एसेट्स में एग्जांपल है जैसे कि बिल्डिंग, हैवी मशीनरी, इक्विपमेंट, ये तमाम मोटर्स, ऑटोमोबाइल, ये तमाम जो है हमारे लिए फिक्स एसेट्स के तौर पे इस्तेमाल होने वाले एसेट्स होते हैं। और इनको ऑर्गेनाइजेशन जो है खरीदती है ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट, सीरीज ऑफ पेमेंट के बेसिस पे कि नेक्स्ट 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर में ऑर्गेनाइजेशन अपनी पेमेंट को क्लियर कर देगी।
तो ये प्रोसेस हमारा कहलाता है लीजिंग। लीजिंग सर्व एज एन ऑल्टरनेटिव मेथड फॉर कस्टमर लुकिंग टू यूज हाई प्राइस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। ये जो लीजिंग प्रोसेस होता है सर्व करता है अल्टरनेटिव मेथड, यानी हम जो कैश परचेजिंग और क्रेडिट परचेजिंग है इसका ये अल्टरनेटिव होता है, जिसमें कस्टमर देखता है कि वो कौन से ऑप्शन है जिसके जरिए वो अपनी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को अवेल कर सकता है मिनिमम फाइनेंशियल रिसोर्सेज में। फॉर एग्जाम्पल कस्टमर ऑफन लीज सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, अक्सर कस्टमर लीज करते हैं सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को, मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर की परचेजिंग करते हैं लीज के जरिए। द प्रोसेस वर्क सिमिलर टू लीजिंग अ कार, और इसका भी प्रोसेस इसी तरह डील करता है जिस तरह कार की लीजिंग का करता है, वेयर कस्टमर पे अ फी ओवर टाइम टू यूज द टेक्नोलॉजी विदाउट ओनिंग द इक्विपमेंट, जिसमें कस्टमर जो है उस सॉफ्टवेयर को यूज करता है उसकी ओनरशिप को, ओनिंग को अचीव किए बगैर। एट द एंड ऑफ द लीज, और लीज के एंड पर द हार्डवेयर इज रिटर्न अ परचेज एट द फेयर मार्केट प्राइस, और उसके एंड पर जो है उसकी फेयर मार्केट प्राइस पे उसके हार्डवेयर को सेल कर दिया जाता है। तो ये प्रोसेस कहलाता है लीजिंग का, जो सॉफ्टवेयर में होता है, व्हीकल्स में होता है, बिल्डिंग्स में होता है, और वो तमाम फिक्स एसेट जो लीजिंग के जरिए सेल और परचेज किए जाते हैं। अब हम बात करेंगे बाइंग सिचुएशन की। अब बाइंग सिचुएशन के अंदर हमारे पास जो है बाइंग बिहेवियर आल्सो इन्वॉल्व द डिग्री ऑफ एफर्ट्स, the purchase decision demand and the level within the organization where it is made। तो जो बाइंग बिहेवियर, बिजनेस बाइंग बिहेवियर में जो इन्वॉल्व होते हैं वो डिग्री एफर्ट्स होती है परचेज डिसीजन डिमांड की, कि हमारे पास परचेज डिसीजन की डिमांड क्या है, एंड द लेवल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन वेयर इट इज मेड, और कहाँ पर ये डिसीजन लिए जाते हैं। फर्स्ट, स्ट्रेट रीबाइंग, सेकंड मॉडिफाइड रीबाइंग, थर्ड न्यू टास्क बाइंग। एक तरीकाकार हमारे पास होता है फर्स्ट कि स्ट्रेट रीबाइंग हो, सेकंड मॉडिफाइड रीबाइंग हो कि हम मॉडिफाइड करें और फिर रीबाइंग करें, और थर्ड हमारे पास है न्यू टास्क बाइंग, और कोई नया टास्क डेवलप किया जाए बाइंग के लिए। तो ये वेरी करता है बाइंग सिचुएशन पर। फिर उसके बाद है सिस्टम बाइंग एंड सेलिंग। सिस्टम बाइंग एंड सेलिंग की अगर हम बात करें तो सिस्टम बाइंग, अ सिंगल प्रोवाइडर provide the total package for the buyer's needs। सिस्टम बाइंग वो बाइंग प्रोसेस है जिसके अंदर एक सिंगल सप्लायर या प्रोवाइडर होता है जो टोटल पैकेज कंप्लीट करता है बायर्स की नीड का, यानी बायर की नीड कितनी ज्यादा ही क्यों ना हो, उसको फुलफिल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ एक सेलर या एक प्रोड्यूसर या एक सप्लायर पर होती है। Practice originated with government purchase of the major weapons and communication system। इसकी जो प्रैक्टिस हमें नजर आती है वो गवर्नमेंट लेवल पे नजर आती है, जिसमें गवर्नमेंट परचेज करती है डिफरेंट मेजर वेपन्स एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, और कम्युनिकेशन सिस्टम को, जिसके अंदर सप्लायर एक ही होता है और किसी भी कंट्री की डिमांड को 100% फिल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी की। मे इन्वॉल्व टर्न की सोल्यूशन, इसके अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं डिफरेंट टर्न की सोल्यूशन। सिस्टम सेलिंग, मैन्युफैक्चर सेल इंटायर सिस्टम, जिसमें मैन्युफैक्चर सिस्टम सेलिंग वो प्रोसेस है जिसमें जो है मैन्युफैक्चर सेल करते हैं इंटायर सिस्टम को, एंड सप्लायर प्रोवाइड ऑल एमरो आइटम मेंटेनेंस रिपेयर एंड ऑपरेटिंग। और ये वो तरीकाकार होता है जिसके अंदर सप्लायर प्रोवाइड करता है ऑल मैन्युफैक्चरिंग रिपेयरिंग एंड ऑपरेटिंग सर्विसेज। तो ये हमारा सिलसिला कहलाता है सिस्टम सेलिंग। तो आज की क्लास को हम अभी यहीं पर एंड करेंगे, और इंशाल्लाह इस क्लास का सिलसिला नेक्स्ट सेशन में इसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे। तो आज की क्लास में हम
यहीं पर सिलसिले को अपने रोकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।